जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम बिल्कुल ही नए हैं ना, और कुछ लोग बोल रहे थे सर हमने पढ़ रखा है, हमारा नेट क्वालिफाई है, हम पीएचडी के लिए क्वालिफाई है। सर अब इतना डीप मतलब थोड़ा सा वो चीज़ें बता दो, इम्पोर्टेंट बाकी पूरा या नहीं। तो देखो यार, जो बच्चे पहले से पढ़ लिए हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है, उनके लिए तो अच्छा है कि रिवीजन आपका हो जाएगा और आपको और अच्छी चीज़ें मिल जाएगी कि हाँ हमें पिछली बार ये गलतियां करी थी, इस बार ये गलतियां नहीं करेंगे, ये इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन जो बिल्कुल भी अभी तक जिसने नहीं पढ़ा, बिल्कुल नए हैं, उन बच्चों के लिए तो एक तरीके से जो टॉप 60 वाली हमारी ये बैच यूट्यूब पे फ्री चल रही है, ये एकदम आपके लिए रामबाण है, या यूं कहूँ कि आपके लिए वरदान साबित होगी ना। क्योंकि मैं आपको, आप लोगों को ही मद्देनजर, यानी कि जो पहली बार आए हैं इस तैयारी में, पहली बार कूदे या पहले कभी बस पेपर दे लिया है, कभी तैयारी नहीं करी थी, तो उन लोगों के लिए भाई अभी तक जितनी क्लासेस हुई एक बार उनको देखो। अगर अब आपने पूरी क्लासेस नहीं देखी है तो देखो, मैंने यूनिट 10, यूनिट 9 और यूनिट 8 आज लगभग हमारी खत्म हो जाएगी। एक रचना हमारी बचेगी जो कल हम कंप्लीट करेंगे ना। तो यानी कि मैंने आज 16 क्लास है, कल 17 क्लास में अगर मैं आप लोगों को 3 यूनिट कंप्लीट करा रहा हूं, तो इसका रेशियो ये मान के चलो कि मेरे भाई लगभग 5 से 6 क्लासेस में मैं आपको एक यूनिट कंप्लीट करा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि उस यूनिट में बिल्कुल मैंने ऊपर ऊपर पढ़ा दिया कि बस पात्र बता दिए या उनकी प्रकाशन वर्ष बता दिए, और नहीं, मैंने आपको हर रचना का हर एक पहलू बताया कि कौन कौन सी उसमें पंक्तियां हैं, कौन से उद्धरण हैं, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कैसे इनको सिक्वेंस से याद रखना है, कौन सी पंक्तियों को ज़्यादा फोकस करना है, कब प्रकाशित हुई थी, कब नहीं हुई थी, इन सारी चीज़ों पर मैंने बात की है ना। तो जो नए बच्चे हैं उन लोगों से तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सब कुछ छोड़ दो, कोई पेड क्लास नहीं, किसी और पर ध्यान मत दो। ये जो टॉप 60 वाली क्लासेस चल रही है, इसके पूरी 1 से लगाकर 10 यूनिट में कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर 8 यूनिट हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 7 स्टार्ट होगी, 6 होगी और 5 होगी। यूनिट 5 से यूनिट 10 तक का इतना बेहतरीन कंटेंट आप पढ़ोगे यहाँ पर कि कहीं आपको पेड क्लासेस में भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग टेलीग्राम पे जाओ और ये पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से रीड करना स्टार्ट करो, यानी रिवीजन के रूप में आपको वहां पर चीजें ये मिल जाएगी। चलो आज बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। हमारी एक रचना जुड़ी है हमारे यहाँ पर, बकरी। कौन सी है? बकरी करके ना। बहुत अच्छी रचना है, मतलब इसमें ना भ्रष्टाचार और जो पॉलिटिशियन अपने खुद के स्वार्थ के लिए जो लोगों का यूज करते हैं, वो एक तरीके से इसमें नाटक में बताया गया है। बहुत प्यारी नाटक है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नाम से नाटक प्रसिद्ध है। इसका जो प्रकाशन है 1974 में हुआ था, 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये 2 अंकों में विभक्त है। मैं फिर कहूंगा, हमारे सिलेबस में यूनिट 8 में जितनी नाटक जुड़ी हुई है वो सब कहीं ना कहीं कितने न कितने अंकों में विभाजित है। कोई 5 में है, कोई 6 में, कोई 4 में, कोई 3 में, कोई 2 में। तो आपको याद रखना है मेरे भाई, और उन अंकों के अगर नाम दिए हैं तो वो भी याद रखना है, और उनके क्रम वाइज याद रखना है ना। क्योंकि कुछ रचनाओं के स्टार्टिंग में मैंने बताए थे उनके नाम, जैसे अंधेर नगरी में है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र में, सॉरी भारत दूरदर्शा में है, या फिर हमारा चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, इनमें हमारे अंकों के नाम भी दिए थे, जो नाम आपको बहुत आते हैं एग्जाम में ना, उनको याद रखना है। इसमें आजादी के बाद भारतीय राजनीति के नैतिक मूल्यों का पतन एवं गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किया। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखो, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते इन चीजों पर, लेकिन ये बहुत आते हैं मेरे भाई। जो फैक्चुअल चीजें आती है ना, जो फैक्ट आते हैं, वो इसी तरीके का आते हैं। वो पूछ लेगा बकरी किस प्रकार की रचना है, व्यंग्यात्मक, पत्रात्मक या फिर मनोरंजनात्मक, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो व्यंग्यात्मक रचना है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना। इन चीजों पर बड़ा फोकस किया करो इस तरीके से। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि सर हम हमारे नोट्स बनाए क्या। देखो मेरे भाई, अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है, आप प्रॉपर सिर्फ पढ़ाई पर डिपेंड हो, तो आप नोट्स बना सकते हो ना। अगर आप पूरी तरीके से पढ़ाई पर डिपेंड नहीं हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हो, कहीं और कहीं जॉब कर रहे हो, तो मेरे भाई आप लोग जो ये नोट्स मैं सेंड कर रहा हूँ, इनकी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो और उसी पे हाईलाइट कर लो। मतलब मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट किसी नोट्स से पढ़ रहा है ना, तो उसके नोट्स पे इतना चित्र देना चाहिए उसको कि उसको एकदम चीजें याद हो जानी चाहिए। मतलब
उस पर गोला कर दो, रेड की पेन से अंडरलाइन करो या हाईलाइटर से अंडरलाइन करो, जो भी आप करो, लेकिन अगर इन्हीं नोट्स में आप ये करो और जब पढ़ो रिवीजन करो तो फिर वो आपने जो हाईलाइट किया उनको पढ़ते जाओ कि ये चीजें याद रखो, ये चीजें याद रखो। देखो मैं एक चीज बताता हूं, आज ये रचना पढ़ी आपने, इसका कल आपने रिवीजन किया, जब आपने 2 बार इसका रिवीजन कर लोगे ना तो तीसरी बार आपको पूरी रचना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में आ जाएगा बकरी में कौन कौन से पात्र क्या है, बस उनको देखना होता है ना। तो इस तरीके से नोट्स से भी आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बाकी आपके खुद के नोट्स तो बनाना चाहिए। देखो हम खुद भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाऊं तो मैं खुद भी इस तरीके से आपको पूरा नोट्स बनाकर चीज़ों को बताता हूं कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलेगी, है ना। तो हम खुद भी हालांकि नोट्स पे तो मेहनत करते हैं ना। चलो बाकी टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनसे भी चीजें कर सकते हो। बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्णदत्त पालीवाल के विचार। एक चीज और याद रखना, किसी भी नाटक के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने, यानी जो रचनाकार है उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर उसके बारे में कोई अपने विचार व्यक्त किए, अपना वक्तव्य दिया है, तो उन सबको अच्छे से याद रखना। ये मेरे भाई आता ही आता है ना, ये चीजें एक क्वेश्चन तो इसमें से इससे कन्फर्म है, यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखना। तो क्या बोला उन्होंने, बकरी नाटक ग्रामीण की बोली और बानी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है, विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति के को सही संदर्भ में तराशा गया। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से लोक नाट्य तैयार किया गया। यानी कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि इसमें फारसी शैली और रंग शैली, 2 शैलियों को आपस में मिलाकर, नौटंकी शैली को आपस में मिलाकर, नौटंकी शैली और फारसी रंग शैली को मिलाकर उन्होंने ये लोक नाट्य तैयार किया। ये कृष्णदत्त पालीवाल ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में कहा है ना। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर की कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी है। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक है। काव्य की लोक भाव भूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती है और लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाती है। ये चीजें आपको याद रखना। फिर आता है, यह नाटक अब्राहम कलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है ना। ये अब्राहम कालकाजी के साथ ये बातचीत में उन्होंने ये चीजें बताई है। तो ये चीजें याद रखना कि किस व्यक्ति ने इसके बारे में क्या कहा। यह नाटक ना लिखा जाता तो क्या होता, ये बताया गया। यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना और लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। मेरे भाई, अगर ये नाटक नहीं लिखा जाता, ना लिखा जाता तो क्या होता, तो फिर क्या होता कि कुछ और नया हमें मिलता कि जो एक तरीके से जन चेतना या लोक भाषा को जगाने के लिए जो नाटक लिखे जा रहे थे उसमें कुछ नया व्याकरण सा, कुछ और नया तरीका हमें देखने को मिलता। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वंत प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते तो भी ये नाटक नहीं लिखा जाता। यदि हिंदी के नाटककार यश पार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते तो भी ये नाटक नहीं लिखा जाता। यानी अगर इस नाटक के लिखे जाने से पहले अगर इन चीज़ों पर बात होती तो शायद ये नाटक नहीं लिखने की जरूरत होती है ना। ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं मेरे भाई, निर्देशक के वक्तव्य से बात करते कि क्या वक्तव्य इन्होंने दिया है ना। चलो, बकरी का शिल्प लोचपूर्ण है, इसे नौटंकी और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रभाव में बांधा गया है। मेरे भाई सुनना, निर्देशक का वक्तव्य क्या था कि बकरी का जो शिल्प लोचपूर्ण है वो नौटंकी और फारसी थिएटर के शैलीगत में बांधा गया, यानी इन 2 शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। फिर आता नाटककार ने पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का प्रयोग किया है। इसके अलावा भाव की भी मुखावदरी और लयात्मकता बुनियादी का काम किया है ना। मेरे भाई, ये निर्देशक कौन है जिसने इसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया? वो अपने इस नाटक के बारे में अपने वक्तव्य व्यक्त कर रहा है ना। व्यवस्था के समकालीन राजनीति के कुचक्रों और उनके जन विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करते हुए नाटक जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्म भीरता और उसमें होने वाले शोषण उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समय यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के
प्रसार में सहायक हो सकता है। ये चीज़ें इसके बारे में देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं फिर बोल देता हूँ, कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताना मेरा जरूरी कि कुछ बच्चे बिल्कुल ही जीरो से भी स्टार्ट करें तो कम से कम उनको ये नॉलेज रहे कि किसके बारे में किस तरीके से इसमें हो रही है। अब मैं इस नाटक के प्रमुख पात्र आपको बता देता हूँ। इस नाटक से पात्र आता ही आता है। बकरी नाटक बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें इसके क्रम से भी आता है, जैसे नट, नटी, बिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। ये मेरे भाई एक सीक्वेंस से याद रख लेना, ये आता है। इसके पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नट, नटी, बिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। ये एकदम पूरे तरीके से रट लो, या मतलब कहने का मतलब, रटने का मतलब कि भाई एकदम दिमाग में ताला लगा लो इन चीज़ों को याद करके कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं ना, वो चीज़ें मत छोड़ो कम से कम, है ना। जो हमें पता है कि यार यहाँ से आना है वो तो हमें नहीं छोड़ना। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि भाई हमारे रडार में नहीं है, वो एक अलग बात हो गई है ना, उन पे हमें इतनी मेहनत करनी भी नहीं है। लेकिन जो हमें पता है कि यार यहाँ से तो आता ही आता है, मतलब एग्जामिनर या आयोग पहले ही बोल चुका है या उसका मंतव्य पहले ही व्यक्त कर चुका है कि देखो यहाँ से तो पूछूंगा मैं, ना, तो उनको नहीं छोड़ना हमें। विशेषता क्या है इसकी? इस नाटक में दोहा, चौबोला, बहरे, तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया। तो ये याद रखना, यहाँ इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता इस पंक्ति को, लेकिन फिर भी देख लेना। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान यहाँ पर बताया गया। अंतिम दृश्य में नेहरू और गांधी की वेशभूषा वाले पात्र बताए गए। याद रखना, ये पूछा गया था, ये पीवाईक्यू में आया गया कि बकरी में किन दो महापुरुषों का जिक्र किया गया था, तो नेहरू और गांधी दोनों का जिक्र किया गया था ना, इस तरीके से। अब वहां बच्चे क्या, गांधी को तो याद रख लेता है, गांधी का तो जिक्र इसमें बार बार आता है, लेकिन नेहरू का जिक्र बहुत कम आता है इसमें, लेकिन नेहरू का जिक्र हुआ है। इसलिए अंतिम दृश्य में ये याद रखना है कि नेहरू और गांधी के वेशभूषा वाले पात्रों का जिक्र हुआ है। तो ये हमें याद रखना है, इस नाटक में नेहरू और गांधी का जिक्र हुआ है। कथा सार यानी इस पूरी नाटक को मैं बता देता हूं आपको कि किस तरीके से नाटक आई और क्या इसमें बताया गया। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है, ठीक है, याद है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य। अब ये जो पंक्ति है ना मेरे भाई, प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य, ये आया हुआ क्वेश्चन है और यही बच्चे ध्यान नहीं देते, इसलिए इसको ध्यान देना, इसको अच्छे से ध्यान देना। जहां हाईलाइट कर दिया उसको नहीं छोड़ना, उसको हो सके तो जो आप नोट्स बना रहे हो ना उसमें यही लिख लो जो मैं बता रहा हूँ ना, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, है ना। इनके अतिरिक्त आरंभ में एक भूमिका दृश्य भी है। अगर यकीन ना हो तो पीवाईक्यू लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा किस तरीके क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, है ना। क्या बताया गया, प्रत्येक अंक में 3 दृश्य होते हैं। भाई ठीक है, हमें याद है कि बकरी नाटक 2 अंकों में विभाजित है और दोनों अंकों में प्रत्येक में 3 दृश्य, यानी टोटल 6 दृश्य की ये नाटक है। अब ये चीजें याद रखना, इतना दिमाग लगाना, है ना। पहला अंक क्या आता है, पहले अंक में आता है 3 डाकूनुमा खुखार व्यक्ति। अब ये जो 3 व्यक्ति पहले दृश्य में आते हैं ना, इनको क्रम से याद रखना, दुर्जन, कर्मवीर और सत्यवीर। सिपाही के साथ मिलकर विपत्ति की बकरी। अब देखना, विपत्ति बकरी किसकी थी, तो विपत्ति की थी, याद रखना। यहाँ पर बकरी किसकी, विपत्ति की। हड़प कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति की, एक लड़की की बकरी है विपत्ति नामक, उसकी बकरी को हड़प करके ये किसकी बकरी बता देते, गांधी जी की बकरी बता देते। विरोध करने पर विपत्ति को जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीण जनता धर्म, वीरता और अंधविश्वास में पड़कर बकरी के नाम पर शोषित होती है। एक पढ़े लिखे युवक द्वारा समझाए जाने पर भी जनता अपने नियतिवाद और धर्म वीरता से नहीं उभरती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप बिहार में देख सकते हो। अभी बिहार में चुनाव हुए और चुनाव का नतीजा आया भी है, एनडीए की सरकार बनी है वहाँ पे। मेरे भाई प्रशांत किशोर ने एक भी सीट ना मिलना, मतलब आप समझ सकते हो बिहार में अभी भी कितना कम साक्षरता है, कितनी कम समझ है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एनडीए खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार उस व्यक्ति ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था ना, एक्चुअल में उन मुद्दों की जरूरत अभी बिहार को थी, मतलब उनमें सुधार करने की जरूरत बिहार को थी। मतलब अगर मैं कहूं कि बिहार में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, तो जो प्रशांत किशोर ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो काम किसी भी सरकार को, चाहे वो एनडीए कर दे, लेकिन वो काम होने चाहिए थे। अब लेकिन जनता इतनी मूर्ख होती है, सीधी सी बात है कि इतनी बेवकूफ सी होती है कि वो धर्म के नाम पर और इन चीजों पर ही चलती है ना। हालांकि मैं किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक्चुअल है, मैंने क्योंकि उनका मैनिफेस्टो देखा था, मुझे पता है कि यार कैसे हमारे यहाँ चलती है। तो उन्हीं राजनीति को यहाँ बकरी नामक इस रचना के रूप में व्यक्त किया गया ना। तो ये चीजें हमें बताना, क्योंकि 3 व्यक्ति आते, कौन कौन आता है, 3 व्यक्ति, दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर, और एक व्यक्ति की एक
उसकी बकरी हड़प लेते और कहते हैं कि ये बकरी तुम्हारी नहीं है, गांधी जी की बकरी है ना। और फिर वो अपने घर में उस बकरी को रखते हैं और वो बाकी लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि गांधी जी की बकरी है। अंक 2 में क्या बताया गया है वो देखते हैं। गांधी की बकरी यह सह पाकर लुटेरे अब नेता हो चुके हैं। कर्मवीर बकरी के नाम पर चुनाव जीत गया। याद रखना, चुनाव कौन जीता था? कर्मवीर, ये याद रखना है। नवयुवक गांव वालों को यह चालबाजी समझना चाहता है, समझाना चाहता है, परंतु उसे भी नवयुवक यानी एक नया युवक पढ़ा लिखा गांव में आता है और वो गांव वालों को चालाकी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई समझता नहीं है। नक्सली और राजद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है उस युवक को भी, है ना। चुनाव जाने के बाद बकरी काटकर भोज का आयोजन होता है। याद रखना, जिस बकरी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था ना, उस बकरी को काट के एक भोज का आयोजन किया जाता। जेल से छुटकर आई विपत्ति यह सूचना गांव वालों को देती है। युवक पुनः गांव वालों को आंदोलित करता है। इस बार वे जागरूक होते, सभी जन की महफिल में पहुंचते। अंततः युवक इंकलाब जिंदाबाद की उद्घोषणा करता है। ये नारा याद रखना कि इंकलाब जिंदाबाद बकरी नामक नाटक में किसने दिया था ना, ये पूछा जाता है, तो ये युवक ने दिया था। तथा उन डाकुओं को बांध लेने का आह्वान करता है। सभी मिलकर उन्हें बांध लेते हैं। इस तरह इस नाटक में भारतीय राजनीति के नैतिक मूल्यों का पतन एवं गांधीवादी मूल्यों के हास का व्यंग्यात्मक चित्रण यहाँ पर किया गया है, यानी ये व्यंग्य के आधार पर किया गया है ना। तो ये प्रमुख का नाटक थी। अब उसके प्रमुख उद्धरण हम देख लेते हैं। इस नाटक के प्रमुख उद्धरण क्या है मेरे भाई, जो देखते हैं ना, तो प्रमुख उद्धरण हमारा है कि पहला है नट। इसमें एक पंक्ति गाते हुए आता है कि 5 देव सम 5 दल, लगी डोंग के रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ये पंक्ति गाते हुए नट आता है। सबसे पहले याद रखना, नट की ये पंक्ति और ये आई हुई पंक्ति है, पीवाईक्यू में आई हुई पंक्ति है कि 5 देव सम 5 दल, लगी डोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ये नट गाता हुआ आता है। फिर आता है एक और नट की एक और पंक्ति आती है, हे संकट मोचू बना दे हमें गोचू, अपना सिर नोचू ना उनका मुंह नोचू, हे संकट मोचू। ये पंक्ति नट की है और ये भी आई हुई है, पीवाईक्यू में पूछी गई है। आप पीवाईक्यू वाली क्लासेस में जाकर देख सकते हो ना, ये चीजें आई हुई है। फिर आता है युगल गीत, एक इसमें आता है और वो बहुत अच्छा गीत और इंपॉर्टेंट गीत है। इसमें आता है, जो मेरी तेरी न पटनी, लोकतंत्र को लेके पटुरिया भाग गई अटनी, जा मेरी तेरी न पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा, मेरी रस्सी है बटनी। ये युगल गीत है। ये याद रखना कि ये गीत किस में आया था, तो ये बकरी नामक नाटक में आया था। अब इसके सारे अंकों में कौन कौन व्यक्ति ने क्या क्या कहा ये हम देख लेते। अब आप कहोगे कि सर आप तो एक साथ पूरी नाटक के सारे उद्धरण हमें बता दे रहे हो, क्या सब कुछ याद करना है क्या? मेरे भाई मैं बताने के साथ साथ देखो, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं, लेकिन उस बताने के साथ साथ मैं ये भी बताता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट करता जाता हूं। जहां इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको मैं स्किप भी करता जाता हूं कि भाई देख लेना है, बस एक बार पढ़ लेना है ना। तो ये चीजें याद रखना है ना। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेगी लोग और कुछ ना कहेगी। ये पंक्ति आई हुई है बिस्ती की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है। तो जो आई हुई पंक्ति उसको तो छोड़ना ही नहीं है मेरे भाई। तो ये पूछा गया था कि कौन सा अंक में आई थी, तो ये पहले अंक में आई थी। किसकी है? बिस्ती की है। तो ये याद रखना, बिस्ती ने कही थी कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग वह कुछ ना कहेगी, है ना। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जनन को बख्श करके भी खुद नरक रहेगी, चुटकी में दूसरों को उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। ये बिस्ती की अगली पंक्ति है। वो अगली है, ये दूसरी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो ऊपर वाली आई थी, ये नहीं आई थी, लेकिन इस बार ये आ सकती है, तो इसलिए ये भी याद रखना, ये भी बिस्ती ने कही थी। फिर आता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये दुर्जन की पंक्ति है और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आई हुई है पीवाईक्यू में ना, क्योंकि ये मैं 2015 से लगाकर 2025 के पीवाईक्यूज की बातें कर रहा हूँ कि ये पंक्तियां पहले भी आ चुकी है ना। इसलिए ये मत कि 2023-24 के पीवाईक्यूज देख लिए, 25 के देख लिए और कह दिया कि सर अरे कहाँ आई थी। इसलिए सब आया हुआ है ना, देख लेना। फिर आता है, तेरा दिमाग फिर गया, तू इसको मामूली बकरी समझती है, गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी के बिना खाना पीना दिए कर्मवीर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगा। ये सिपाही जो है उस औरत से कहता है, जिस औरत की ये बकरी है, जिस औरत की ये बकरी थी, विपत्ति नामक औरत थी, उसकी जो बकरी थी उससे कहता है। तो यहाँ पर औरत शब्द ना आकर क्या आ सकता है, विपत्ति आ सकता है। तो ये भी याद रखना, सिपाही ने किससे
किससे कहा था? औरत से कहा था, है ना? किससे कहा था? औरत से कहा था। ये भी याद रखना। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि औरत विपत्ति है यहाँ पर, तो ये नहीं हो जाए कि भाई सर ने तो बताया ही नहीं था तो इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, है ना? ये चीजें याद रखना। फिर आता है, भाइयों ये हमारा सौभाग्य कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है, हम जितना खोने को तैयार रहते उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुर्तजीर है ना? ये दुर्जन की पंक्ति है, याद रखना, दुर्जन की पंक्ति है। जितना आप इसे देने उतना ही आपको देगी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके पास ना हो, है ना? ये कर्मवीर ने कहा था मेरे भाई, ये याद रखना। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना। जिसकी आत्मा कमजोरों से, लालच, स्वार्थ से घेर रखा है, यह वह उस बकरी से क्या पाएगा? ये सत्यवीर की पंक्ति है, याद रखना, अच्छी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यह बकरी सबकी इसलिए किसी की नहीं है। इसके मुंह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है ना? ये दुर्जन की पंक्ति और ये आई हुई पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोह है, देशद्रोह है, उस समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये कर्मवीर की पंक्ति है ना, ये भी याद रख सकते हो। लेकिन जो सबसे अच्छी पंक्ति वो है, औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा मैं कहीं समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। ये पंक्ति सत्यवीर कर्मवीर से कहता, सॉरी औरत से कहता है, यानी विपत्ति से कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये आई हुई पंक्ति है ना, कि कबीर कह गए। ये औरत शब्द ना देकर एग्जामिनर क्या करेगा, ये शब्द ना देकर सीधे कबीर से स्टार्ट कर देगा कि कबीरदास कह गए, ई जग अंधा में कहीं समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। ये सत्यवीर ने औरत से कहा था। गरीब हंसता, इस बकरी ने मुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है ना। ये सत्यवीर औरत से कहता है, ये याद रखना है। फिर आता है, आप लोग समझदार है, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं देवता का मान कैसे करना चाहिए। ये दुर्जन सी ग्रामीण जनों से कह रहा है ना। दूसरा अंक स्टार्ट होता है, दूसरे अंक में देख लेते क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा अंक कहते हैं, बाबा आप नहीं बोले, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक है, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। ये युवक जो है ग्रामीण जनों से कहता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना युवक की पंक्ति। चार कितबर चीन की बीत बैठते कानून अलाओ। ये पंक्ति एक तरीके से गांव के लोगों की जो बोली है उसमें लिखा गया है कि चार कितबर चीन के बीत बैठ को कानून लाओ, यानी तू चार किताब पढ़ के कानून हमें सिखाएगा। ये एक ग्रामीण जो है युवक से कहता है, ग्रामीण कहता है कि तू चार किताब पढ़कर अब हमें कानून सिखाएगा। ये एक ग्रामीण युवक से कहता है ना। ये गर्म खून है बच्चा जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया वो बड़ा बन के रहेगा। ये दूसरा ग्रामीण युवक से कह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये आई हुई पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये गर्म खून है बच्चा, ये गांव की लैंग्वेज होती है, जो गांव के लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि इसी तरीके से गांव के जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो बोलते हैं। ए बेटा, एक खेत में न सब धान एक सा होता, न एक बाली में सब दाना एक सा। मतलब बाली यानी कि धान की जो बाली होती है ना, उसमें जो एक ही बाली में से, एक ही पौधे में से अधिक बहुत सारे धान होते हैं। तो वो कहता है कि भाई ये जब एक खेत में एक जैसा धान नहीं होता, और एक खेत छोड़ तो एक बाली में एक जैसे धान के दाने नहीं होते, तो तू तू कैसी बातें कर रहा है। तो ये ग्रामीण जो है युवक से कहता है, इंपॉर्टेंट पंक्ति भाई, ये याद रखना है। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों में से घूमता, आदमी मिट्टी का लोंदा चाक पर है झूमता। ये नट गायन कहता है ना, ये याद रखना। फिर आता है, मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। ये सत्यवीर कर्मवीर से कहता है। ये मजाक में कहते हैं कि यार हमने बकरी के नाम पर चुनाव जीत लिया, तो एक काम करते मैं विदेश जाऊंगा बकरी के नाम पर भाषण देने ना। तो ये बात वो कह रहा है कर्मवीर से। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखना, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता के आगे बढ़ाने का विचार है, सारा विश्व हमारा है। ये दुर्जन सत्यवीर से कहता है। देखो पहले सत्यवीर ने कर्मवीर से कहा, अब दुर्जन सत्यवीर से कह रहा है, क्योंकि तीनों बैठे हैं। ये भी बड़ा अच्छा मतलब इन दोनों में याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि पहला जो बकरीवाद को मैं विदेश जाने की बात सोच रहा हूँ, ये सत्यवीर ने कर्मवीर से कहा था, और फिर दुर्जन सत्यवीर से कहता है। ये दोनों चीजें क्लियर रखना है ना, ये चीजें याद रखना। हर पेश करा जाएगी ये गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी ये गांधी की बकरी। ये नट गायन कहता है। जिसको आवाज आती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है, युवक कर्मवीर से कहता है ना।
जानता हूं आपकी बकरी पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूं, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। ये युवक जो है कर्मवीर से कहता है, इंपॉर्टेंट है। मसाला हम जरमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है, ये दुर्जन कहता है मेरे भाई। अब भी कुछ समझो आप लोगों ने बकरी को देवी माना है। बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे। ये युवक जो है ग्रामीण जनों से कह रहा है, और ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखना है ना। ये पंक्ति ये रचना मतलब ये जो नाटक है हमारी खत्म होती है। किसकी नाटक थी, कौन सी नाटक थी, बकरी थी, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, खत्म होती है। अब अगली आती है शंकर शेष की रचना। शंकर शेष की रचना है, और ये रचना है एक और द्रोणाचार्य। अच्छा, एक और द्रोणाचार्य को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। एक और द्रोणाचार्य जो रचना है ना, ये रचना मेरे भाई, एक और द्रोणाचार्य जो रचना है ये हमारी, इसमें दो चीजें एक साथ चलती। एक तो पौराणिक जो कथा है जिसमें द्रोणाचार्य अपनी पत्नी और अपने बेटे का जिक्र और वो अश्वत्थामा का जिक्र करते हैं, वो चीजें चलती है। दूसरा इसमें एक कॉलेज का जिक्र चलता है जिसमें अरविंद और उसकी पत्नी और एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है। जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है उसी कॉलेज के डायरेक्टर का बेटा है। तो ये सारी चीजें दो एक साथ चलता है, तो दो भाग एक साथ चल रहा है ना, याद रखना। एक और द्रोणाचार्य में, इस नाटक में तो यहाँ दो व्यक्तियों का एक साथ जिक्र होगा, इसलिए इसको याद रखना। शंकर शेष की रचनाएं 1977 में प्रकाशित हुई थी। 1977 में ये हमारी रचना प्रकाशित हुई थी, दो भागों में विभाजित है। यह नाटक पौराणिक तथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करते हुए से प्राचीन परंपरा से जोड़ती है। याद रखना, पौराणिक कथा महाभारत और आज के शिक्षा व्यवस्था पे भ्रष्टाचार, दोनों को एक साथ चलाती है। दो भागों में विभाजित है, ये भी याद रखना, दो भाग इसमें है, एक और द्रोणाचार्य में ना। इसकी विषय वस्तु क्या है थोड़ा सा देख लेते, एक बात समझ लेते हैं। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य एक ऐसा नाटक है जिसमें आधुनिक शिक्षक अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है। अब ये चीजें याद रखना कि यहाँ पर किसकी तुलना किससे की गई है, ये पीवाईक्यूज में बहुत पूछे गए हैं ना, ये बहुत पूछे गए हैं। तो अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है। द्रोणाचार्य की तरह अपनी समस्याओं से बचने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है और धीरे धीरे पाप और कुकर्म के दलदल में धंसता जाता है ना, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। फिर आता है इस नाटक में दो कथाएं एक साथ समांतर चलती रहती है, एक अरविंद की कथा तथा दूसरी द्रोणाचार्य की। नाटककार अपने प्राचीन महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यात करता है। यह नाटक मूल रूप से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ आदि समस्याओं को रेखांकित करता है। नाटक मूल रूप से मध्यवर्गीय परिवार में व्याप्त असहाय बेबसी चित्रण करता है। यह नाटक की कथा वस्तु मूल रूप से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है। याद रखना, इसके दो जो भाग है, तो पहले भाग को पूर्वार्ध कहा गया और दूसरे भाग को उत्तरार्ध कहा गया। अब इसके जो पात्र है वो पात्र मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम जो वर्तमान जो नाटक चलती है उसके पात्र बताते हैं। अरविंद एक मध्यवर्गीय प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है, यानी प्रोफेसर, याद रखना। लीला अरविंद की पत्नी है। लीला कौन है, अरविंद की पत्नी है। तो अरविंद की पत्नी का तुलना जो है वो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि से होता है। तो याद रखना, कृपि की तुलना किससे की गई, तो लीला से, और अरविंद की तुलना किससे की गई, द्रोणाचार्य से। चंदू अरविंद का साथी मित्र है, शिक्षक है ना। अरविंद का जो मित्र है वो चंदू है, साथी मित्र है वहां पर, जो शिक्षक है वो भी है। प्रेसिडेंट राजकुमार का बाप है, शिक्षा व्यवसाय करने वाला, यानी जो कॉलेज का प्रेसिडेंट है वो राजकुमार का बाप है। राजकुमार कौन है, प्रेसिडेंट का बेटा है। प्रिंसिपल 60 वर्ष का व्यक्ति है, प्रेसिडेंट का चाटुकार है। प्रेसिडेंट का चाटुकार है उस कॉलेज का प्रिंसिपल है ना, याद रखना। और 60 वर्ष का व्यक्ति है ये भी याद रखना इसकी उम्र। विमलेंदु अरविंद का मित्र अध्यापक जिसकी हत्या हो चुकी है, यानी अरविंद का एक मित्र अध्यापक था जिसकी हत्या हो चुकी है, विमलेंदु है, उसका नाम क्या है, विमलेंदु। चंदू 20 वर्ष का लड़का, चंदू कौन है, 20 वर्ष का लड़का है, अरविंद का चहेता शिष्य है, जिसे नकल का झूठा आरोप लगाकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है। याद रखना, अरविंद का चहेता शिष्य चंदू है जिसको नकल के झूठे आरोप में बाहर निकाला गया था। ये चीजें पूछी जाती है। फिर आता है अनुराधा,
चंदू की प्रेमिका है जिस पर राजकुमार बलात्कार का प्रयास करता, अतः अंत में आत्महत्या करती है। यानी आत्महत्या कौन करती है? अनुराधा। और जिसका बलात्कार कौन करता है? राजकुमार प्रयास करता है। राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है इस कॉलेज का, और चंदू की प्रेमिका है अनुराधा, ये याद रखना है ना। प्रेसिडेंट चंदू को नकल करते हुए पकड़ने वाला अध्यापक है, या उस व्यक्ति वो है ना संदीप, अरविंद का बेटा है। संदीप कौन है? अरविंद का बेटा है। तो अरविंद, अरविंद की पत्नी और अरविंद का बेटा, ये तीन व्यक्ति है। फिर अनुराधा और चंदू, ये दो अलग व्यक्ति आते हैं। राजकुमार प्रेसिडेंट ये अलग आता है, प्रिंसिपल आता है, और उसके कुछ मित्र आते हैं। अब महाभारत कालीन पात्र बता देते हैं। द्रोणाचार्य और कृपि, द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा की माँ है। अश्वत्थामा, द्रुपद। अब अश्वत्थामा का जिक्र क्या है यहाँ पर वो भी याद रखना है ना। द्रुपद, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और सैनिक, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं। विशेष क्या इस नाटक में? यह इस नाटक में दो कथाएं समांतर रूप से चलती है। इस नाटक में पुराने कथन तथा आधुनिक समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है। अब देखो ये नाटक की जो कथा वस्तु है ये मैं आपको बता दी है किस तरीके से चलती है। मैंने यहाँ पर इसकी कथा वस्तु नहीं दी है ना। कथा वस्तु मैंने इसलिए नहीं दी कि वो बड़ी कथा वस्तु है, आप खुद पढ़ सकते हो उसको। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। क्या बताता है उसमें? देखो दो चीजें चलती कि किस तरीके से द्रोणाचार्य ने मुसीबत झेली, और अब फिर मुसीबत को से उलझकर बाहर निकलने के लिए किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया अपने सिद्धांतों से, अपनी चीजों से, कैसे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा, ये सारी चीजें वहां पर होती है। सेम चीजें यहाँ पर अरविंद और उनकी उसकी पत्नी और उनके बीच में चलती है ना। तो वहां पर भी कृपि द्रोणाचार्य को सिद्धांतों से समझौता करने के लिए मना करती है, और यहाँ पर भी अरविंद की पत्नी उसको अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए मना करती है। वो कहती है सत्य का साथ दो। तो दोनों पत्नियों का सेम यहाँ पर जिक्र हुआ है ना। चलो इसमें जो पंक्तियां आई है वो बता देते, पूर्वार्ध में क्या उद्धरण आए और फिर उत्तरार्ध में क्या है, दोनों की बात करेंगे। मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा क्या, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर आदमी सवाल की ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछना होगा। ये चंदू जो है वो अरविंद से कहता है, यानी चंदू जो है अरविंद से कहता है ना। चंदू अरविंद का दोस्त चंदू, जो चंदू अरविंद से कहता है कि मैं सोचता ही नहीं, सोचने से क्या फायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर आदमी। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई PYQ में, ये आया हुआ कि किस नाटक की पंक्ति है, या कौन से पूर्वार्ध उत्तरार्ध कहाँ पर आई थी, इस तरीके से पूछा गया है ना। या किसने किससे कहा, ये भी आ सकता है। तो मैं सोचता ही नहीं, सोचने से क्या फायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, ये चीजें पूछी गई है। फिर आता है अब किस किस से डरू लीला, अब किस किस से डरू लीला, कॉलेज की दुकान की तरह चलने वाले उन प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबर से, या घुंघनी खाने वाले अपने सहयोगी से। ये अरविंद लीला से कहता अपनी पत्नी से, ये उसको अपनी पीड़ा बता रहा है। इसलिए तो कहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आई हुई पंक्ति याद रखना, ये भी है ना। इसलिए तो कहता हूँ नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला खा बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। ये अरविंद लीला से कहता है, ये पंक्ति भी याद रखना है ना। फिर आता है वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ, मैं क्या खुशी से नालायक कहलाता हूँ, पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के लिए खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। ये प्रिंसिपल जो है लीला से कहता है। प्रिंसिपल किससे कह रहा है? लीला से कह रहा है। ये प्रिंसिपल लीला से कह रहा है, याद रखना मेरे भाई, है ना। कि जब लीला प्रिंसिपल को कहती कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रिंसिपल कहता है कि भाई मैं नालायक कहलाने के लिए नौकरी कर रहा हूँ क्या, लेकिन मजबूरी है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर आता है हाँ यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं, 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल चुंगी नाके, ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल लीला से कह रहा है, ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां, क्या लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते, चंदू अरविंद से कहता है ना, वो अरविंद को ताने दे रहा है कि क्या लोग जो है अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं, तो ये चंदू अरविंद से कह रहा है। बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब, अरविंद लीला से कह रहा है। अरविंद किससे कह रहा है? लीला से। और क्या कह रहा है? बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब, ये अरविंद लीला से कह रहा है ना। मृत्यु से उतार कर रख दिया, चेहरे केवल जिंदा रहते बदल जा सकते हैं, 1 2 10 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। ये विमलेंदु अरविंद से कह रहा है, विमलेंदु अरविंद से समझा रहा है ना। तुम्हारे मन में
अंधेरी गलियों में से बहुत अंधेरा है वहाँ, सालीन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहाँ। ये विमलेंदु अरविंद से समझा रहा है, मतलब अरविंद को समझा रहा है कि भाई देख, मान जा, नौकरी करना है तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा। बेवकूफ़ बलिदान शब्द वापस ले, मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लूंडा नहीं हूँ जो अजनी शब्दों में माया दर्पण में अपने चेहरे झांकने लगी। ये विमलेंदु अरविंद से कह रहा, जिंदा होना इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या है। ये भी विमलेंदु अरविंद से कह रहा है। फिर आता है, साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये विमलेंदु ने अरविंद से कही थी ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद होता। अब ये देखो, ये जो वर्तमान की चीजें चल रही थी वो खत्म हो गई। अब जो महाभारत काल में उनके बीच में कौन से कथन हुए ये याद रखना। आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। ये कृपि जो है, यानी द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि द्रोणाचार्य से कह रही है ना, याद रखना, कृपि द्रोणाचार्य से कह रही है कि आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रखता दूध का स्वाद। ये कृपि द्रोणाचार्य से कहते हैं। अच्छा, ये कहानी थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ, कथा आपको नाटक के रूप में। द्रोणाचार्य और कृपि, जब उनको अश्वत्थामा का जन्म हुआ था ना, तो ये इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि मतलब एक तरीके से इनके पास दूध पिलाने का पैसा भी नहीं था। यानी जब माता का आंचल छूटने के बाद इंसान बच्चों को दूध भी नहीं पिला पा रहा था, इतना पैसा नहीं था, है ना। मतलब एक तरीके से आटा घोल घोल के पिला रहे थे दूध के नाम पर। और जब आटा घोल घोल के पिला रहे थे ना, तो जब बात हो रही थी तो कृपि ने कहा कि कभी दूध पिया होता इसने माँ के आंचल के बाद तो इसको पता होता ना कि दूध क्या होता है। मतलब अश्वत्थामा को यही नहीं पता कि दूध का स्वाद क्या होता है, दूध क्या होता है ना, कभी देखा ही नहीं। ये चीज़ें यहाँ पर बताई उनकी, इसका है ना। फिर आता है, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा मानेगी। अब इन चीज़ों से वो चीज़ें करके द्रोणाचार्य कृपि से कह रहा है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आई हुई पंक्ति है ना। अब यहाँ की सारी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से कुछ भी आ सकता है, याद रखना। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा मानेगी, द्रोणाचार्य कृपि से। लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था से होता है, तो मैं क्या करूं, द्रोणाचार्य अर्जुन से कह रहा है ना। ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है, द्रोणाचार्य अर्जुन से कह रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं शूद्रों और वनवासियों को विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये द्रोणाचार्य अर्जुन से कह रहा है ना, याद रखना। ये द्रोणाचार्य अर्जुन से कह रहा है, ये एकलव्य से नहीं कह रहा है। ये पंक्ति जरूर याद रखना है ना, नहीं तो आप एकलव्य समझ लो। एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो, धनुर्विद्या पर अपना उसका अधिकार हो जाएगा। ये भी द्रोणाचार्य अर्जुन से कह रहा है ना, याद रखना। वह सिद्ध करना चाहता है कि वह मेरी सहायता के बिना ही भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसेगा। ये द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है। द्रोणाचार्य किससे कहता है, अर्जुन से कहता है। क्योंकि मैं संसार में सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। ये अर्जुन द्रोणाचार्य से कह रहा है ना, यानी अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच में चीजें चल रही है। तो ये इस कहानी का पूर्वार्ध था। अब इस कहानी का उत्तरार्ध, यानी इस नाटक का उत्तरार्ध देखो। आप नहीं जानते, अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति की आत्महत्या करती है, प्रेसिडेंट अरविंद से कहता है, समझाता है उसको, है ना। सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए, सरा मुझे अपनाने वाले भी कोई उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। ये अनुराधा जो है ना, ये अरविंद से कहती है, अरविंद को ताने मारती है कि भाई तुम अगर सहयोग नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं कि सभी पुरुष नामर्द हो गए होंगे। तो ये कहती है, कह तो रहा हूँ, आत्मज्ञान हो गया मुझे, अपने शूद्र होने का आत्मज्ञान। सड़े हुए आटे में बिलबिलाते वाला कीड़ा हो गया हूँ। आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फ़ोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी। समझौते के फर्द पर अपने आप को फनीसों बाल लटकाने वाला मैं, तुरंत का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, खुद को देख कर मुक्ति। ये अरविंद जो है लीला से कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं, एक तरफ प्रेसिडेंट प्रेशर बना रहा है, एक तरफ मेरी शिष्य अनुराधा मेरे ऊपर प्रेशर बना रही है, मैं तो बीच में अटक गया हूं। ये बात उनके बीच में चल रही है। मुझे क्या हो सकता है, मेरी चमड़ी अब गेहूं की तरह मोटी हो गई है, मैं जानता हूं कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है। ये अरविंद जो है वो लीला से कहता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है।
आत्मा आत्मा क्या चीज होती है, केवल शरीर सत्य है, आत्म वातना सब बकवास है। ये विमलेंदु जो है अरविंद से कहता है। प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। स्त्री का अपमान को कोई नई बात नहीं है। ये विमलेंदु अरविंद से कह रहा है, ये चीजें याद रखना। नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ मेरे संसार में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ। ये अश्वत्थामा कृपि से कह रहा है ना, ये बात अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने उस पर क्यों देती। रकबा एक वस्त्रा द्रौपदी के दरबार में नंगा किया जा रहा, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश में टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मर्म भेदी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही है। ये भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट, अश्वत्थामा कृपि से कह रहा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भ्राता, माँ तुमने मुझे बचपन में विरोध करना क्यों नहीं सिखाया। अन्याय और अत्याचार को देखने का कि अन्यायी गर्दन तोड़ने की शिक्षा क्यों नहीं दी। अश्वत्थामा कृपि से पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। उसने कहा था, आचार्य आप तो न पांडव के रक्त संबंधी है न कौरव के, आप आचार्य है दोनों के। क्या द्रोणाचार्य अपना कहना नहीं मानेंगे। ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य से कह रहा है ना, ये उनको बता रहा चीजें, ये अभी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, अपनी नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए कहाँ थोड़ी सी लज्जा नहीं आती। ये भी कृपि द्रोणाचार्य से कह रही। कृपि किससे कह रही, द्रोणाचार्य से कह रही है। फिर आता है, मेरा अध्यात्म चिंतन ब्रह्म ज्ञान सब ढोंगे। ये कृपि अश्वत्थामा से कह रही है ना। फिर आता है, बहुत होता कौरव मिलकर तुम दोनों को पर हमला करता, तुम्हारा वध कर देता। उस अवस्था में तो इतने दुखी नहीं होते जितने आज है। कृपि द्रोणाचार्य से कह रही है। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पर कह रही, बहुत होता कौरव तुम दोनों पर हमला करता है ना, ये याद रखना। वही दिन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। प्रतिशोध ने विवेक की जीत। उस दिनों तुमने मुझे भड़काया। उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न का दासला में ढकेला। ये द्रोणाचार्य कृपि को ताने दे रहे कि भाई तेरी वजह से मैंने ये चीजें करी है ना। उसके बाद अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है, मुझे दिशाओं में बहने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई दे पड़ रहा है। ये द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कह रहे हैं। और फिर लास्ट में आती है कि ठीक किया तुमने, मैं इसी का पात्र हूँ। सत्य अन्यास के पक्ष जानते हुए भी मैं उसे विरोध में लड़ने का बात करता हूँ। ये चीज़ें जो है द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं मेरे भाई। तो ये युधिष्ठिर वाली पंक्ति जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें युधिष्ठिर जो है एक ऐसा पात्र आता है जो पहले किसी का उदाहरण नहीं आता। ये पंक्ति जरूरी है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक किया तुमने, मैं इसी पात्र हूँ। सत्य और न्याय के पक्ष जानते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा। अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राजकीय अन्न की दास्ता समझौते का चरित्र ठीक किया तुमने। इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता। अच्छा किया तुमने। ये द्रोणाचार्य जो है युधिष्ठिर से कहते हैं। और ये पूरी नाटक में एकमात्र पंक्ति आपको मिलेगी, द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा है, इसलिए इस पंक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलो यहाँ पर होती है एक और द्रोणाचार्य नाटक भी खत्म। अब हमारी एक और रचना बची है केवल, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। बड़ी रचना है तो कल पूरी क्लास उसी पर चलने वाली है। फिर उसके बाद यूनिट 7 करेंगे, यानी कि आज की हमारी ये 16 क्लास थी, सॉरी 16वीं क्लास थी हमारी ये। तो मेरे भाई ऐसे 60 क्लास करेंगे। जैसे ही हमारी सारी यूनिट खत्म हो जाएगी उसके बाद हम MCQ वाली क्लासेस भी आपको इंपॉर्टेंट MCQs कराएंगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इन क्लासेस को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं ना, उन सारे ग्रुप में जहाँ पर आप लोग जुड़े हुए हो, पहुँचा सकते हो, वहाँ तक जरूर पहुँचाएं।